आज हम एक बहुत बड़े और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय रेलवे। हाँ, रेलवे तो जैसे भारत की लाइफलाइन है। बिल्कुल। और इसके लाखों कर्मचारी भी। तो आज हम उन्हीं कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों मतलब अलाउंसेस पे गहराई से बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है। हमारे पास इसका जो आधार है वो है रेलवे स्थापना संहिता, यानी रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड। इसका खंड 2 अध्याय 14। हाँ, जिसमें महंगाई भत्ता एवं अन्य क्षतिपूर्ति भत्ते की बात की गई है। सही। अब ये कोड तो बहुत बड़ा है, नियमों से भरा हुआ। तो हमारा काम है इसमें से सबसे जरूरी, सबसे दिलचस्प बातें निकालना। ताकि सुनने वालों को एक साफ तस्वीर मिल सके, है ना? बिल्कुल। तो हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे। पहला, महंगाई भत्ता, जिसे डीए कहते हैं। डीएनएस अलाउंस। हाँ। और दूसरा, बाकी के कई तरह के क्षतिपूर्ति भत्ते। और हाँ, हम अक्टूबर 2025 तक की जो लेटेस्ट जानकारी है उसे भी शामिल करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये महंगाई भत्ता। जी। सुनने में तो काफी आता है ये शब्द। ये है क्या असल में और किसे मिलता है? बिल्कुल। महंगाई भत्ता मतलब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये बेसिकली बढ़ती कीमतों, बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। ओके। नियम 1401 यही कहता है, ये रेलवे के सभी ग्रुप्स के कर्मचारियों को मिलता है। हाँ। ग्रुप ए, बी, सी, डी सबको। अच्छा, सभी को? हाँ, और इसकी दरें केंद्र सरकार समय समय पर तय करती है। तो अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहा है? ताजा जानकारी के हिसाब से जो 1 जुलाई 2025 से लागू है, वो दर 58% है। 58%? काफी ज्यादा है। हाँ, महंगाई के हिसाब से तय होता है। नियम 1402 ये भी साफ करता है कि ये भत्ता सभी फुल टाइम रेलवे कर्मचारियों को मिलता है। फुल टाइम? हाँ, और अस्थायी कर्मचारी, वर्कशॉप वाले, पीस वर्कर्स, यहाँ तक कि स्टाइपेंड पाने वाले ट्रेनीज भी इसके दायरे में आते हैं। अच्छा, ट्रेनीज भी? हाँ जी, हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे वो कर्मचारी जिनका वेतन खास तौर पर बाजार दर पर तय होता है, या फिर अप्रेंटिस एक्ट वाले कुछ ट्रेनी, वो शायद इसमें ना आए। यहाँ एक सवाल आता है। जब हम कहते हैं कि डीए मान लीजिए 58% है, तो ये 58% किसका, मतलब वेतन किसे माना जाता है डीए कैलकुलेशन के लिए? क्या सिर्फ बेसिक पे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। नियम 1403 इसी वेतन यानी पे को डिफाइन करता है। ओके। आमतौर पर हाँ, इसमें मूल वेतन यानी बेसिक पे ही शामिल होता है। ठीक है। लेकिन रेलवे में कुछ खास परिस्थितियां हैं, जैसे रनिंग स्टाफ। हाँ, जैसे लोको पायलट, गार्ड्स। बिल्कुल, उनके लिए डीए कैलकुलेट करते वक्त उनके बेसिक पे का 30% हिस्सा और जोड़ा जाता है। 30% एक्स्ट्रा? हाँ, उसे रनिंग अलाउंस का वेतन तत्व कहते हैं। ये उनके काम की प्रकृति को देखते हुए हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। इसी तरह जो पेंशनर्स दोबारा नौकरी पर रखे जाते हैं, मतलब री एम्प्लॉयड पेंशनर्स, हाँ। उनके लिए डीए की गणना उनके री एम्प्लॉयमेंट वाले वेतन और पेंशन के एक हिस्से को जोड़कर होती है। हाँ, पर इसकी एक ऊपरी सीमा है, उस पद के वेतनमान की मैक्सिमम लिमिट। समझ गया। और ये भी ध्यान रखना होता है कि कुछ भत्ते, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अलाउंस मिल रहा है, वो डीए की गणना के लिए वेतन में नहीं गिना जाता। ओके, तो ये साफ हुआ कि डीए किसे मिलता है और कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन रेलवे कर्मचारी तो अलग अलग स्थितियों में काम करते हैं। कोई विदेश में तैनात हो सकता है, बिल्कुल। कोई लंबी छुट्टी पर हो सकता है, या ट्रेनिंग पर, या कभी-कभी निलंबन यानी सस्पेंशन भी हो जाता है। हाँ, ये सब स्थितियां आती हैं। तो इन हालात में डीए का क्या होता है? क्या कोड में इसके लिए भी नियम है? हाँ, बिल्कुल है। संहिता में इन सभी स्थितियों के लिए नियम दिए गए हैं। अगर संक्षेप में देखें तो, हाँ। जैसे जो अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट पर है, उन्हें डीए मिल सकता है, बशर्ते वो पात्र हों और उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये न लिखा हो कि वेतन में डीए पहले से ही शामिल है। ठीक है। इसी तरह जो एड हॉक वेतन पर हैं, उन्हें भी मिल सकता है। अगर कोई सैनिक अधिकारी रेलवे में सिविल पोस्ट पर है, नागरिक वेतन दर पर, हाँ, तो उसे भी वही डीए मिलेगा जो बाकी रेलवे कर्मचारियों को मिलता है। यानी सिद्धांत यह है कि अगर वेतन मिल रहा है जिसमें डीए पहले से शामिल नहीं, तो डीए मिलेगा। हाँ, मोटे तौर पर यही है। अच्छा, अगर महीने के बीच में वेतन बदल जाए, तो हर अलग वेतन अवधि के लिए डीए अलग से कैलकुलेट होगा। ओके। और अगर कोई महीने के बीच में नौकरी ज्वाइन करे या छोड़े, तो जितने दिन काम किया उतने दिन का प्रो राटा बेसिस पर डीए मिलेगा। ठीक है। और विदेश सेवा या डेप्यूटेशन का क्या? उसमें भी डीए मिल सकता है कुछ शर्तों के साथ, पर आमतौर पर भारत में जो दर लागू है उसी दर पर मिलता है।
विदेशी भत्ता अलग होता है। और निलंबन के दौरान सस्पेंशन में तो सैलरी नहीं मिलती शायद। सस्पेंशन में सैलरी नहीं निर्वाह भत्ता मिलता है, सब्सटेंस अलाउंस। हाँ, सब्सटेंस अलाउंस। तो नियम ये है कि उस सब्सिस्टेंस अलाउंस पर भी डीए देय होता है। अच्छा। और छुट्टी, लीव पर, हाँ, लीव का क्या होता है? छुट्टी के दौरान जो लीव सैलरी मिलती है उस पर भी डीए मिलता है। हाँ, कुछ खास तरह की छुट्टियां जैसे असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव, उसमें कुछ सीमाएं हो सकती हैं। ज्वाइनिंग टाइम में नए पद के वेतन पर डीए मिलता है और रनिंग स्टाफ के लिए छुट्टी के दौरान डीए की गणना का एक विशेष तरीका है जिसमें वो 30% वाला एलिमेंट भी देखा जाता है। यानी काफी डिटेल में सोचा गया है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि स्टडी लीव के वेतन पर भी डीए मिलता है। और वर्कशॉप स्टाफ को अगर बिना वेतन वाली छुट्टियां मिलती हैं, अनपेड हॉलीडेज, तो उस पर भी डीए दिया जा सकता है। कमाल है। मतलब मूल सिद्धांत यही लगता है कि कर्मचारी को महंगाई की मार से बचाना है जब तक वो किसी न किसी रूप में रेलवे से जुड़ा है और उसे कुछ भुगतान हो रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। अच्छा, स्रोतों में एक और शब्द है डीएनएस पे, मतलब महंगाई वेतन। ये डीए से अलग कैसे है? क्या ये कुछ और है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नियम 1417 इसके बारे में है। डीएनएस पे या डीपी असल में डीए का ही एक हिस्सा होता है। डीए का हिस्सा? हाँ, कभी कभी सरकार क्या करती है कि डीए का एक निश्चित हिस्सा उसे डीएनएस पे घोषित कर देती है। अच्छा, पर क्यों? इसका मकसद होता है कि उस डीपी वाले हिस्से को कुछ खास सरकारी कैलकुलेशंस के लिए वेतन का हिस्सा मान लिया जाए। जैसे पेंशन की गणना करनी हो या कुछ और भत्तों की गणना करनी हो, तो उन खास मकसदों के लिए ये डीपी बेसिक पे की तरह ट्रीट होता है। ओके। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसे सिर्फ उन्हीं खास मकसदों के लिए वेतन माना जाता है जिन्हें सरकार बताए, हर चीज के लिए नहीं। ये डीए से अलग एक एंटिटी बन जाता है, पर है महंगाई राहत का ही हिस्सा। समझ गया। तो ये डीए और डीपी की कहानी हुई। चलिए अब महंगाई भत्ते से आगे बढ़ते हैं, दूसरे भत्तों पर आते हैं जिन्हें कोड में अन्य क्षतिपूर्ति भत्ते कहा गया है। हाँ, अदर कंपनसेटरी अलाउंसेस। स्रोत बताते हैं कि ये भी काफी महत्वपूर्ण है और कर्मचारियों की अलग अलग भूमिकाओं और काम करने की जगहों से जुड़े हैं। बिल्कुल, अध्याय 14 का दूसरा खंड इन्हीं पर है। ये भत्ते इसलिए दिए जाते हैं ताकि कर्मचारियों को उनके काम से जुड़ी खास दिक्कतों या खर्चों या परिस्थितियों की भरपाई हो सके। मतलब ये सिर्फ तनख्वाह नहीं बल्कि काम की चुनौतियों का एक तरह से मुआवजा है। हाँ, कह सकते हैं। तो इनमें से कुछ आम या दिलचस्प उदाहरण क्या हो सकते हैं? जैसे शहरों में रहने वाले बहुत से कर्मचारियों को घर चाहिए होता है, अगर रेलवे क्वार्टर ना मिले तो। हाँ, ये बहुत आम स्थिति है। इसके लिए है मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस, HRA। नियम 1418 इसके बारे में था, जिसे अब HRA रूल से देखा जाता है। HRA? हाँ, अगर किसी कर्मचारी को जो रेलवे क्वार्टर पाने का हकदार है, उसे क्वार्टर नहीं मिलता, तो उसे बाजार से घर किराए पर लेने में मदद के लिए HRA दिया जाता है। इसकी दरें कैसे तय होती हैं? ये शहर के क्लासिफिकेशन पर निर्भर करता है। X, Y, Z श्रेणी के शहर, जैसे दिल्ली मुंबई X में आएंगे। हाँ, मेट्रो शहर X में, हाँ। वहाँ रेट सबसे ज्यादा है, बेसिक पे का 27%। 27%? फिर Y श्रेणी के शहरों में 18% और Z श्रेणी में 9%। ठीक है। और इसमें एक और बात है, स्रोत ये भी बताते हैं कि अगर DA 50% से ज्यादा हो जाता है तो इन HRA की दरों को भी बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, हाँ। तो ये महंगाई से भी जुड़ा है सीधे सीधे। बिल्कुल। आपने एक और बात कही थी, आपात स्थिति, जैसे कोई ट्रेन दुर्घटना हो जाए या पटरी टूट जाए। हाँ, उसे कहते हैं ब्रेक डाउन ड्यूटी। ये बहुत जरूरी काम है। इसके लिए क्या खास है? जो कर्मचारी ऐसी जगहों पर तुरंत पहुंचकर मरम्मत का काम करते हैं, उन्हें एक विशेष ब्रेकडाउन अलाउंस मिलता है। ये तो बनता भी है। हाँ, पर यहाँ एक हालिया बदलाव हुआ है जो स्रोत में भी दर्ज है। क्या बदलाव? पहले ये अलाउंस कई चीजों को जोड़कर कैलकुलेट होता था, पर अब नियम यह है कि ये सिर्फ कर्मचारी के मूल वेतन स्तर, मतलब सब्सटेंटिव पे लेवल के आधार पर दिया जाता है। अच्छा, सिर्फ बेसिक पे लेवल पर? हाँ, हालांकि जो लोग मौके पर तुरंत पहुंचते हैं उन्हें मुफ्त भोजन और ओवरटाइम जैसी दूसरी सुविधाएं अभी भी मिलती हैं। और अगर कोई देर से पहुंचे तो फिर ये अलाउंस नहीं मिलता। ये समय की पाबंदी पर जोर देता है। ये तो वाकई महत्वपूर्ण बदलाव है। अच्छा, HRA और ब्रेकडाउन अलाउंस के अलावा और कौन से मुख्य भत्ते हैं? लिस्ट तो काफी लंबी लग रही है। लिस्ट वाकई लंबी है
और ये दिखाती है कि रेलवे कितने अलग अलग पहलुओं का ध्यान रखता है। हम सब पर तो शायद डिटेल में नहीं जा पाएंगे। हाँ, कुछ मुख्य बता दीजिए। बिल्कुल। एक बड़ी कैटेगरी है जो रोजमर्रा के खर्चों से जुड़ी है, जैसे परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑफिस आने जाने के लिए। हाँ, ऑफिस आने जाने के खर्चे के लिए। इसकी दरें कर्मचारी के वेतन लेवल और शहर पर निर्भर करती हैं। कितनी होती हैं ये? ये करीब 2250 रुपए से लेके 7200 रुपए प्रति माह तक हो सकती हैं। और जो दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनके लिए न्यूनतम दर 2250 रुपए प्रति माह है। ओके। और अच्छी बात यह है कि ये भत्ता भी डीए बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। अच्छा। फिर एक और जरूरी भत्ता है बच्चों की शिक्षा से जुड़ा बाल शिक्षा भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या सीईए। हाँ, ये तो सुना है। ये 2 बच्चों तक मिलता है, प्रति बच्चा 2250 रुपए प्रति माह। और अगर बच्चा हॉस्टल में रहता हो तो? तो ये सब्सिडी बढ़ जाती है, 6750 रुपए प्रति माह हो जाती है। लेकिन ये असल खर्च के बिल दिखाने पर मिलता है। ठीक है। तो ये भत्ते कर्मचारी की पर्सनल और फैमिली जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर कुछ भत्ते काम की जगह की लोकेशन से जुड़े हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में पोस्टिंग है तो पहाड़ी क्षतिपूर्ति भत्ता। जहाँ रहना मुश्किल या महंगा हो सकता है। सही। इसी तरह खराब जलवायु भत्ता या बहुत दूर दराज के इलाकों के लिए दूरस्थ स्थान भत्ता भी है। और काम की प्रकृति से जुड़े हुए। हाँ, जैसे नर्सिंग स्टाफ है तो उनके लिए खास अलाउंस है, नर्सिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस। अच्छा। या फिर जो कर्मचारी वर्दी पहनते हैं, खासकर ग्रुप डी के और कुछ ग्रुप सी के भी, जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, उन्हें वॉशिंग अलाउंस मिलता है कपड़े धोने के लिए। रात में ड्यूटी करने वालों के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ता है। तय घंटों से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम भत्ता है। मतलब घर, ऑफिस आना जाना, बच्चे, काम की जगह, काम का समय, इमरजेंसी, लगभग हर पहलू कवर करने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में जोखिम और कठिनाई भत्ता, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और परियोजना भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस जैसे कई और भत्तों का भी जिक्र है जो खास हालात में मिलते हैं। वाकई ये तो भत्तों का एक पूरा सिस्टम है। अच्छा, तो अब तक हमने नियमों और अलग अलग भत्तों को समझा। अगर हम आज की स्थिति देखें, अक्टूबर 2025 की, तो सबसे मुख्य बातें क्या हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए इन स्रोतों के आधार पर? ठीक है, समराइज करते हैं। कुछ मुख्य बातें जो हमने पहले भी डिस्कस की, उन्हें दोहराना जरूरी है। हाँ, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, महंगाई भत्ता डीए और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत डीआर। इसकी दर जैसा स्रोत बताते हैं 1 जुलाई 2025 से 58% है। 58%? और ये बदलती रहती है? हाँ, हर 6 महीने में, जनवरी और जुलाई में। तो लेटेस्ट रेट हमेशा चेक करना चाहिए। ठीक है। दूसरा? लेकिन जैसा हमने बात की, डीए के 50% पार करने पर ये बढ़ सकती हैं। ओके। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस? परिवहन भत्ता वेतन लेवल और शहर पर निर्भर करता है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए मिनिमम 2250 रुपए है और ये भी डीए से जुड़ा है। बाल शिक्षा भत्ता? सीईए 2250 रुपए प्रति बच्चा और हॉस्टल सब्सिडी 6750 रुपए प्रति माह। ये 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से है। और वो ब्रेकडाउन अलाउंस वाला नियम? हाँ, वो जरूर याद रखना है कि ब्रेकडाउन अलाउंस अब सिर्फ मूल वेतन स्तर पर मिलता है, पुराने तरीके से नहीं। ठीक है। एक और बात जो स्रोतों से पता चलती है, 2020 में रेलवे स्थापना संहिता को बदलने का एक ड्राफ्ट आया था। हाँ। जिसमें दोनों खंडों को मिलाने और कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव था, लेकिन वो अभी तक सिर्फ एक मसौदा है, लागू नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी पुराना कोड ही चल रहा है? हाँ, खंड 2 अध्याय 14 और जो भी लेटेस्ट सरकारी आदेश या सर्कुलर आते हैं वही मान्य है। तो मतलब नियम अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी व्याख्या, उनके लागू होने का तरीका और खासकर भत्तों के रेट्स वो लगातार अपडेट होते रहते हैं। लेटेस्ट जानकारी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी रेलवे स्थापना संहिता खंड 2 अध्याय 14 पर आधारित बातचीत। हमने महंगाई भत्ते और दूसरे क्षतिपूर्ति भत्तों के नियमों और उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश की। हाँ, और मुझे लगता है निष्कर्ष यही है कि ये भत्ते सिर्फ पैसे नहीं है, ये दिखाते हैं कि रेलवे जैसा बड़ा संगठन अपने कर्मचारियों की अलग अलग जरूरतों, उनके काम की चुनौतियों और देश की आर्थिक हालत जैसे महंगाई, इन सब के प्रति कितना सजग है। और इन नियमों की जो जटिलता है वो ये भी दिखाती है कि इतने बड़े और विविध वर्कफोर्स वाले संगठन को चलाना कितना कॉम्प्लेक्स काम है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है,
आजकल काम करने के तरीके बदल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, गिग इकोनॉमी। हाँ, ये सब बातें हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको, भविष्य में इन नए ट्रेंड्स का असर रेलवे जैसे पारंपरिक संगठन के इन भत्ता स्ट्रक्चर्स पर भी पड़ सकता है? क्या हमें भविष्य में कुछ नए किस्म के भत्ते देखने को मिल सकते हैं या मौजूदा भत्तों में बदलाव